welcome to Synopsis IAS. I am Nivedita Datta. I have cleared UPSC mains in 2019. I have also done my masters in political science and I cleared UGC NET in political science. I have been teaching for the last 2 years. Hello guys, welcome to Synopsis IAS. You are watching Prelims 2.0 series जिसमें हम environment पढ़ रहे हैं. We have discussed a lot of important topics till now and we are at the most important stage जहाँ पे हम जो international treaties और conventions हैं उनको discuss कर रहे हैं क्योंकि maximum questions जो है वो इसी से आते हैं. So let's begin. So this is part 2 of 3. We have already discussed few acts before. तो काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस हैं जिनमें से हम UNFCCC तक अभी कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद UNCCD. So what is UNCCD? It is United Nations Convention to Combat Desertification. डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? जब जो सॉइल की कैपेसिटी है, लैंड की कैपेसिटी है, वो फर्टाइल नहीं रहे, उस पर हम कुछ भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ना कर पाएँ तो वो जो है लैंड डेजर्टिफाई हो जाती है, वो कुछ हमारे यूज़ की नहीं रहती है. दैट लैंड इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. जितना ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन होगा, जो एरियाज़ हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी रहती है, वो कम होती जाएगी, विच विल ऑल्सो लीड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक लॉसेस. एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज, बाई मेकिंग आवर लैंड मोर फर्टाइल, बाई यूजिंग लेस केमिकल्स and discharging less waste into our land directly. So it was established, ये जो convention है वो establish हुआ था 1994 में and ये एक legally binding international agreement है. So it's a very important point that UNCCD is a legally binding international agreement. Next we have that this is the only agreement that links environment, जो हमारा environment है उसको directly link करता है land management के साथ. और कोई भी ऐसा जो है कन्वेंशन नहीं है जो लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बात करे या लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करने के बारे में बात करे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस चीज़ पे सस्टेन कर रहा है. जो हमारा बायोस्फेयर है वो हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर यानी कि लैंड के यूटिलाइजेशन से ही बन रहा है. मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ आर लिविंग ऑन द लैंड. So if we do not have proper land that can support that biodiversity, तो काफ़ी ज़्यादा environment को harm होगा. And that is why we have to link environment to land management. And this is the only agreement जो ऐसा करता है. Moving forward, तो ये जो है किसको एड्रेस करता है UNCCD, कौन से लैंड्स को? तो जो ड्राई लैंड्स होते हैं, जिन लैंड्स को हम बोलते हैं कि दे आर नॉट फर्टाइल, दे आर ड्राई लैंड्स, उनको हम लेते हैं अंडर UNCCD. और ये स्पेसिफिकली कौन से एरियाज़ हैं जो एरिड, सेमी एरिड या ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज़ में आते हैं इन आर क्लाइमेट जोन्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा एरिड यानी कि जिनकी रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा कम है, उन एरियाज़ को ये स्पेसिफिकली एड्रेस करता है. द पॉइंट टू नोटिस कि ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट है एंड इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंट्रीज़. ऐसा नहीं है दैट UNCCD स्पेसिफिकली विल एड्रेस इंडियन सबकॉन्टिनेंट और African countries. It's not like that. It is on the basis of aridity. So arid, semi-arid और dry subhumid areas जो हैं जिनको हम dry lands भी बोलते हैं, वहाँ पे ये जो है convention specifically उन areas के लिए है क्योंकि वहाँ पे desertification जो है काफ़ी ज़्यादा है. और हमारा कमिटमेंट क्या है इसके अंदर? तो हमें लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी जो है अचीव करनी है. तो ये क्वेश्चन इस साल के मेंस का क्वेश्चन है दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी. तो इसका क्या मतलब होता है? जो न्यूट्रलिटी ऑफ अ सिस्टम है वो ये होता है कि एक एनवायरनमेंट में आप कितने सारे ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन कर सकते हैं. तो लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो वन पीस ऑफ लैंड, हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन दैट पीस ऑफ लैंड बिना एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए, बैलेंस मेंटेन करते हुए. तो हमें वो अचीव करना है पॉइंट जिसमें हम लैंड को यूटिलाइज भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम उस पर प्रेशर नहीं बना रहे, उसको हार्म नहीं कर रहे और कुछ भी बायोडाइवर्सिटी या एनवायरमेंटल लॉस नहीं हो रहा है. ऐसी स्टेट को हम बोलेंगे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी. एंड द फाइनल पॉइंट इज़ दैट UNCCD जो है क्लोजली कोलैबोरेट करता है 2 रियो के कन्वेंशंस के साथ. और हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था ये और बहुत मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट है ये कि रियो के कन्वेंशंस कौन से हैं 2. तो द फर्स्ट वन वाज CBD एंड द नेक्स्ट वन वाज UNFCCC. तो इन सब के क्लोज कोलैबोरेशन में है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन.
सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आया है इसी कन्वेंशन पे. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. व्हाट आर द importance of United Convention to combat desertification? क्या importance है? The first point is it aims to promote effective action through innovative national programs and supportive international partnerships. The next one is it has a special and particular focus on South Asia and North African regions, and its secretariat facilitates the allocation of major portions of financial resources to these regions. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये स्पेसिफिकली किसी रीजन के लिए नहीं है. अगर स्पेसिफिकली होता तो दिस कन्वेंशन वुड नॉट हैव बीन नेम्ड यूनाइटेड कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, राइट. सो दिस इज़ अनदर ट्रिक कि आप यूनाइटेड कन्वेंशन पढ़ के ये समझ सकते हैं कि स्पेसिफिकली कुछ एरियाज़ के लिए नहीं होगा, ये सारे ही एरियाज़ के लिए होगा. और हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये किसके लिए है, एरिड सेमी एरिड रीजन्स के लिए. बट कोई स्पेसिफिक जो है जोग्राफिकल रीजन यहाँ पे नहीं है, क्लाइमेट के बेसिस पे है. सो वी कैन एलिमिनेट 2. So we are left with 1 only, or 1 and 3. So let's see the third statement. It is committed to bottom-up approach, encouraging the participation of local people in combating the desertification. तो ये दोनों ही points आप समझ सकते हैं कि काफ़ी generic हैं. जो सारे हमारे कन्वेंशंस है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप होनी चाहिए एंड जो है हमारे पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल होना चाहिए, जिसके बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. सो द आंसर इज गोइंग टू बी C, which is 1 and 3. Moving forward, we have IKE biodiversity targets. तो ये कुछ targets थे जो हमने decide किए थे. So let's see, this is also important. So we have to know that there are 5 goals जो हमने decide किया था कि ये हमारे biodiversity targets हैं. तो क्या थे वो? The first goal was that biodiversity जो है उसके loss को हमें रोकना है, and across government, that is all the nations कि गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर दैट वी हैव सर्टन एक्ट्स एंड पॉलिसीज दैट हेल्प के बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो. नेक्स्ट गोल क्या था? दैट वी हैव टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी ताकि सस्टेनेबल यूज़ हो. तो हमने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में भी देखा था कि जो है एक लैंड है या कोई इकोसिस्टम है, कोई फॉरेस्ट है, उस पर आप उतना ही यूटिलाइजेशन करें जिसके हिसाब से वो फॉरेस्ट भी कंजर्व रहे और आपकी भी नीड्स पूरी हो, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो वी हैव टू रिड्यूस द प्रेशर. वी कैन नॉट एक्सप्लॉइट फॉरेस्ट टू मच कि बाकी जो बायोडाइवर्सिटी डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट्स है वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन्ड महसूस करे. वी कांट डू दैट. नेक्स्ट इज गोल नंबर 3, विच इज़ टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो हमें सेफ गार्ड करना है. एक तो हम डायरेक्ट प्रेशर कम डालेंगे और एट द सेम टाइम जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना है हमें, सो दैट हम वहाँ पे डिस्चार्ज ना करें, वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें. वहाँ के लोगों को पता हो दैट वी हैव टू कंजर्व दिस एरिया, उसको हाई इम्पोर्टेंस दें. Next is that we have to enhance the benefits of all biodiversity and economic services. तो ये हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम सर्विसेज जो हैं वो जो है 4 टाइप्स के थे एंड वी आर डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम इन डिटेल. तो ये जो है हमें बेनिफिट्स को इंक्रीज़ करना है क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होता है इकोसिस्टम का. एंड फाइनली वी हैव टू एनहांस आर नॉलेज अबाउट आर इकोसिस्टम. और वो हम कैसे कर सकते हैं? तो लोकल कम्युनिटीज़ से बात करके, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करके, उनको ट्रेनिंग देके, स्किलिंग देके, वी कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम. सो दीज वर सम ऑफ द टारगेट्स विच आर रेफर्ड टू एज IKE बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स. नेक्स्ट वी हैव द रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो हम काफ़ी बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. और इंडिया के जो वेटलैंड रूल्स हैं दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन रामसार. इफ़ यू रिमेंबर वी हैड डिस्कस्ड कि रामसार कन्वेंशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइड है कि कौन से एरियाज़ वेटलैंड्स हैं, एंड इवन इन आवर वेटलैंड रूल्स वो काफ़ी ज़्यादा वाइड डेफिनेशन है. काफ़ी सारी चीज़ों को अंडर वेटलैंड्स हमने इंक्लूड किया है. सो लेट्स सी, रामसार इज़ अ सिटी इन ईरान एंड इसलिए क्योंकि ये इस सिटी में कन्वेंशन जो है अडॉप्ट हुआ था इसलिए हम बोलते हैं इसको रामसार कन्वेंशन. एंड दिस वाज अडॉप्टेड इन 1971. दिस इज़ द ओनली एनवायरमेंटल ट्रीटी, इकलौता ऐसा ट्रीटी है जो कि एक इकोसिस्टम पे फोकस कर रहा है. अगर आप UNCCD देखेंगे तो वो एक इकोसिस्टम नहीं है, इट इज़ अबाउट अ क्लाइमेट एंड इट इज़ लिंकिंग एनवायरमेंट टू लैंड. पूरी ही लैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं.
अगर आप बाकी भी कन्वेंशंस देखेंगे तो वो किसी स्पेसिफिक इकोसिस्टम को टारगेट नहीं करती है। तो रामसार कन्वेंशन जो है वो स्पेसिफिकली वेटलैंड्स को जो है टारगेट करती है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ दी ओनली ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को टारगेट कर रही है। नेक्स्ट, रामसार जो है यूनाइटेड नेशंस के अंडर नहीं है। तो अगर आपको ये बोला जाए कि रामसार कन्वेंशन अंडर द यूनाइटेड नेशंस, सो दैट इज़ नॉट करेक्ट। ये जो है इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके ये रामसार कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट इज दैट बिकॉज इट वॉज 2 February जब ये कन्वेंशन हमने अडॉप्ट किया था, दैट्स वाई वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 2 February। एंड देर आर 3 pillars ऑफ दिस कन्वेंशन। क्या है वो 3 pillars? तो सबसे पहले है कि जो हमारे वेटलैंड्स है उनका हमें वाइज यूज़ करना है, क्योंकि वेटलैंड्स भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड हमने डिस्कस किया था एक कॉन्सेप्ट विच वॉज इकोटोन एंड एज इफेक्ट। तो इफ़ यू रिमेंबर, प्लीज़ कीप रिवाइजिंग ऑल ऑफ दिस। एज इफेक्ट क्या था? जो एक एरिया है अगर 2 इकोसिस्टम्स के ट्रांजिशन जोन में है तो वहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए जो वेटलैंड्स हैं वो ऐसे इकोटोन वाले रीजन्स में आते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी वेरी प्रेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमें उसका वाइज यूज़ करना है सो दैट आवर वेटलैंड्स आर कंजर्व्ड। एंड देन देर इज़ अ कंपल्शन दैट जो भी रामसार कन्वेंशन के अंदर स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, वो सारे स्टेट्स अपनी कंट्री में ऐसा एक एरिया रिकग्नाइज करेंगे वेटलैंड का विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसको कंजर्व करने की गारंटी देंगे दैट वी आर गोइंग टू कंजर्व दिस वेटलैंड। सो इन इंडिया ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ रामसार साइट्स। तो ये कौन से साइट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं। एंड नेक्स्ट इज़ दैट इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि कुछ वेटलैंड्स जो है वो बाउंड्री के बाहर भी हैं, इंडियन एरिया में भी। एंड यूल सी फॉर एग्जांपल सुंदरबन, इट इज़ नॉट जस्ट इन इंडिया बट इट हैज़ पार्ट्स इन बांग्लादेश एज वेल। सो जो ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए आपको इंटरनेशनली कोऑपरेट करना पड़ेगा, और यही 3 पिलर्स है रामसार कन्वेंशन के। नेक्स्ट वी हैव मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो ये क्या है? तो रामसार साइट्स में ही जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेटलैंड्स, और वो थ्रेटेंड है क्योंकि उन वेटलैंड्स में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से वो थ्रेटेंड हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उन्हीं को हम डालते हैं इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। सो दीज आर रामसार साइट्स ऑल्सो एट द सेम टाइम दे आर थ्रेटेंड, एंड दैट इज़ वाई दे नीड मोर प्रोटेक्शन। सो इन इंडिया वी हैव 2 Montrex record sites. This was adopted in Brisbane in 1996, and this is for ऐसे important wetlands जहाँ पे जो है human interference की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है वहाँ पे। इन इंडिया वी हैव क्योलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान। यू कैन सी दिस पिक्चर, ये राजस्थान के क्योलादेव नेशनल पार्क की पिक्चर है। एंड देन वी हैव लोकतक लेक इन मणिपुर। दिस यू कैन सी इज़ लोकतक लेक। सो ये दोनों जो है इंडिया की तरफ से 2 मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। सबसे पहले कोलादेव हैड बिकम, एंड देन वी हैड लोकतक लेक। सो दीज 2 आर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंडर साइट्स, एंड दे आर थ्रेटेंड, एंड दैट्स वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले जो है चिल्का लेक वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, बट बिकॉज वी वर एबल टू कंजर्व इट, वहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थे, एंड दैट इज़ वाई नाउ इट इज़ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ Montrex record. Moving forward, we have certain international organizational partners. मतलब वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, वहाँ पे डाइवर्सिटी देखने के लिए, स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए काफ़ी सारे जो है इंटरनेशनल NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रामसार कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। सो इंटरनेशनली ये रिकग्नाइज्ड है, इसलिए इनको इंटरनेशनल पार्टनर्स भी बोलते हैं। तो वो कौन से हैं? आपने काफ़ी बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि स्टैटिस्टिक्स जो आ रहे हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं। सो देयर आर 5 सच ऑर्गेनाइजेशंस। द फर्स्ट वन इज़ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, देन वी हैव IUCN, देन वी हैव IWMI। IWMI क्या है? इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। देन वी हैव वेटलैंड इंटरनेशनल, दिस इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। एंड फाइनली वी हैव WWF। तो WWF के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई होप यू रिमेंबर इट।
मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द नेक्स्ट कन्वेंशन जो है साइट्स भी हम पहले एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इंडिया के वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में पढ़ा था. तो इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट प्लीज़ गो बैक एंड सी दोज लेक्चर्स एंड आई होप यू आर मेकिंग नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल ऑफ दी स्लाइड्स दैट वी आर डिस्कसिंग, सो दैट आपको क्विक रिविजन करना हो तो आप इंस्टेंटली जाके उसको देख सकें कि हाँ हमने ये पहले भी डिस्कस किया है और ये था इसमें. ओके, सो साइट्स इज़ व्हाट इट इज़ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. तो जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, इलीगल ट्रेडिंग होती है उनमें, और इसी ट्रेडिंग को रोकने के लिए वी हैव अ कन्वेंशन कॉल्ड साइट्स. एंड ये इंटरनेशनल ट्रेड देखता है ताकि जो हमारे वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है वो एक्सप्लॉइट ना हो. सो दिस इज़ दी ओनली ट्रीटी जो कि इंश्योर करता है कि ट्रेड जो है प्लांट्स और एनिमल्स का वो थ्रेटन ना करे उनके सर्वाइवल को, वो लोग जो हैं इससे इफ़ेक्ट ना हो कि हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. नेक्स्ट कौन एडमिनिस्टर करता है, तो इट इज़ यूएनईपी. यूएनईपी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट, यूएन एनवायरनमेंट भी बोला जाता है इसको. तो साइट्स इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय यूएनईपी. नेक्स्ट इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट दैट वी हैव, एंड जो स्टेट्स हैं जिन्होंने रेटिफाई किया है साइट्स कन्वेंशन को उनको मानना पड़ेगा. इंटरनेशनल ट्रेड जो है इलीगल ट्रेड उसको रोकने के लिए मेजर्स लेने पड़ेंगे. इसमें जो है 3 अपेंडिक्स हैं. तो फर्स्ट अपेंडिक्स में कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि थ्रेटेंड है काफ़ी ज़्यादा और बहुत नियर टू एक्सटेंशन है, इन लोगों का ट्रेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए एंड दिस इज़ कम्प्लीटली बैंड एंड वेरी हाई प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू दी स्पीशीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका कंजर्वेशन स्टेटस इज़ थ्रेटेंड. नेक्स्ट वी हैव अपेंडिक्स 2. अपेंडिक्स 2 में वैसे प्लांट्स या एनिमल्स हैं जो कि करेंटली उनका स्टेटस बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, बट अगर उनके ट्रेड को रेगुलेट नहीं किया गया तो वो डेफिनेटली एक्सटेंड हो जाएंगे, इसलिए ट्रेड कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. एंड फाइनली वी हैव अपेंडिक्स 3. तो ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि पार्टीज़ जो हैं, जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने साइट साइन किया है, उनको अगर लगता है कि हमारे एरिया के इन स्पीशीज़ में काफ़ी ज़्यादा इलीगल ट्रेडिंग हो रही है एंड वी वांट के इंटरनेशनली हम इसका ट्रेड को रोकें, तो दो स्पेशल स्पीशीज़ आर पार्ट ऑफ अपेंडिक्स 3 ऑफ साइट्स. सो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज गिवन टू अपेंडिक्स 1. सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव नेक्स्ट विच इज़ IUCN. IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इसका पहले जो नाम था वो कंजर्वेशन नहीं था, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर था, बट देन इट वाज चेंज टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पहले फॉर्म हुई थी इन 1948 इटसेल्फ. ओके, वी हैड डिस्कस्ड कि पहली बार जो इंटरनेशनल लेवल पे है हमने एनवायरनमेंट के बारे में यूएन में कब बात की थी? सो इट वाज UNCED दैट वी हैड डिस्कस्ड इन 1972. Okay, but we can see that much before that in 1948 we have this conference which was formed. IUCN नाम था उसका and it was found in France in Fontainebleau. Next we have that all IUCN members can be states also, मतलब countries भी हो सकते हैं या फिर NGOs भी हो सकते हैं. So it is not necessary that only countries can be part. Various organizations are working with IUCN in various levels. Regional levels पे भी काफ़ी सारे NGOs हैं, volunteer organizations हैं जो कि IUCN को help करती है. क्या मिशन है IUCN का? तो सबसे पहले जो है साइंटिफिक रिसर्च करवाना ताकि हम जो है एसेस कर सके कि बायोडाइवर्सिटी का कैसा कंडीशन है और क्या लेवल पे है हमारी बायोडाइवर्सिटी. तो रिसर्च काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है विच इज़ वन ऑफ द मिशंस. नेक्स्ट वी हैव दैट दे मैनेज फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड. आपने पढ़ा होगा कि जो रेड डेटा बुक है वो IUCN पब्लिश करती है. So it is not possible that an organization without field level knowledge can bring out such reports. तो जो around the world है वो काफ़ी सारे field projects करवाती है ताकि statistics निकाल सके, ताकि काफ़ी सारे reports और scientific research करा सके. And finally जो develop करते हैं हम policies that we do on the basis of the research that is done by IUCN, and at the same time कुछ policies जो international level पे बनी है उसके implementation में भी ये हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल साइट्स जो था वो पहले वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय IUCN, बट इन द लास्ट स्लाइड ओनली वी हैव डिस्कस्ड दैट नाउ साइट्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय UNEP. ओके, दीज स्मॉल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट
आप जो है IUCN है दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस अगेन, जैसे कि रामसर साइट्स में भी हमने पढ़ा था दैट इट इज़ नॉट अंडर यूनाइटेड नेशंस, बट IUCN क्या है, इट हैज़ ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस इन UN। तो UN में जब भी कोई एनवायरनमेंट रिलेटेड कन्वेंशन आता है या कुछ डिस्कशन होता है तो IUCN इज़ ऑल्सो अ ऑब्जर्वर मेंबर इन द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन का जो सेक्रेटेरिएट है दैट इज़ IUCN का हेडक्वार्टर, सो IUCN मैनेजेस द रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो काफ़ी सारा रिसर्च इसने किया है और काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं। 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि IUCN ने डायरेक्टली जो है एस्टैब्लिश किया है। द फर्स्ट वन इज़ वेरी पॉपुलर विच इज़ WWF विच इज़ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एंड वी हैव वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। ये दोनों ही आर एस्टैब्लिश्ड बाय IUCN। एंड फाइनली इट कोलैबोरेट्स विथ यूनेस्को और एक रिपोर्ट निकालते हैं विच इज़ कॉल्ड वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। सो हम वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें वो लिखा होता है वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी में, जो यूनेस्को और IUCN दोनों मिलके जो है पब्लिश करती है। सो दिस इज़ अ previous year question on IUCN, so let's try and solve it. With reference to IUCN and CITES, which of the following statements are correct? पहला, IUCN is an organ of United Nations and CITES is an international agreement between governments. So we've just discussed कि IUCN जो है वो United Nations का part नहीं है, it is not an organ, it has a representation in the United Nation। वो एक बॉडी है जो कि रिप्रेजेंट करती है कंजर्वेशन स्टेटस को, साइंटिफिक कम्युनिटी को, बट इट इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द मोमेंट यू एलिमिनेट द फर्स्ट यू गेट द आंसर एज 2, 3। बट लेट्स जस्ट सी दीज ऑप्शंस। IUCN रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फील्ड प्रोजेक्ट कराता है। एंड CITES इज़ अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट, सो वी दिस ऑल्सो वी जस्ट डिस्कस्ड दैट CITES जो है वो एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है। सो द आंसर वुड बी B, 2 and 3। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव रेड डेटा बुक। अभी मैंने आपको बताया था कि IUCN जो है वो रेड डेटा बुक्स निकालती है जिसमें हम कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं। हम काफ़ी सारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका याद करते हैं कि दिस इज़ एंडेंजर्ड, फॉर एग्जांपल टाइगर इज़ एंडेंजर्ड, देन वी स्टडी अबाउट लायंस कि उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। तो ये सब कौन निकालता है? दिस इज़ डन बाय IUCN इन द फॉर्म ऑफ रेड डेटा बुक्स, एंड दिस रेड डेटा बुक्स कंटेन्स कंप्लीट लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज़। जितने भी थ्रेटन स्पीशीज़ है उनकी लिस्ट इसमें होती है, कलर कोडेड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी कैन डिसाइड, वी कैन से दैट दिस स्पीशीज़ हैज़ दिस कंजर्वेशन स्टेटस। एंड ये हमें क्यों ज़रूरी है जानना कि क्या स्टेटस है? तो ये हमें हेल्प करता है कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उसको हम ज़्यादा प्रोटेक्शन दें, जो लीस्ट कंसर्न है उसके बारे में हमें अभी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। एंड इट हैज़ ऑल्सो इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें बता दिया कि उसका स्टेटस क्या है, कितना थ्रेटन्ड है, दैट इज़ नॉट इट। इसके अलावा वो हमें ये भी बताता है कि क्या ट्रेंड्स है और किस एक्सटेंट तक किस एरिया में जो है कंजर्वेशन हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है वो हमें, that in this area this species is more threatened but in some other area it is more conserved, so we can understand it more। and it also gives information कि ये जो extension हो रहा है या decline in population हो रहा है वो क्यों हो रहा है। so why is also answered। किस किस के लिए हमारे पास रेड लिस्ट है? so animals में amphibians, birds, fish, invertebrates, arthropods, insects, mollusks, mammals, reptiles, सबके लिए जो है हमारे पास रेड डेटा बुक में जगह है। देन वी ऑल्सो हैव फंगाई के लिए एक रेड डेटा बुक, देन वी हैव प्लांट्स ऑल्सो एंड प्रोटिस्टिस ऑल्सो। दीज आर डिफरेंट किंगडम्स और ये सारे ही किंगडम्स, सो यू कांट डोंट थिंक कि जो है प्लांट्स जो है उनका IUCN स्टेटस नहीं होता है। प्लांट्स का भी होता है, फंगाई का भी अलग से होता है, प्रोटिस्टेंट्स का भी होता है, एंड एनिमल किंगडम में भी सारे जितने भी हैं एम्फिबियंस से लेके रेप्टाइल्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स, फिशेस, सबकी एक रेड डेटा बुक है। सबका कंजर्वेशन स्टेटस हमें IUCN बताता है। और कौन सी कैटेगरीज हैं? तो वी ऑल आर अवेयर ऑफ दीज कैटेगरीज। फर्स्ट इज एक्सटिंक्ट, मतलब यू कैन नॉट फाइंड दिस इंडिविजुअल, द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ ऑल्सो डाइड। नेक्स्ट वी हैव एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब बहुत ही
छोटे एरियाज़ में जहाँ पे हमने उनको कैप्टिविटी में रखा है या कंजर्व करने की कोशिश की है, तो काफ़ी कम इंडिविजुअल्स बचे हैं और नेचुरल रेंज जो है उनका वहीं वो बचे हैं, नॉट and they're not surviving anywhere else. Next we have critically endangered. तो ये extremely high risk में है और इनको conserve करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. endangered जो है वो critically endangered से तो जो है ज़्यादा conserved है, but still they are at a high risk. And then we have vulnerable which are also at very high risk. तो critically endangered, endangered और vulnerable तीनों को मिला के हम बोलते हैं threatened species. After that we have near threatened, लीस्ट कंसर्न बिकॉज इनकी पॉपुलेशन स्टेबल होती है एंड मोस्टली जो है उनका डेटा हमें नहीं पता है, सो डेटा डिफिशिएंट. ऑल्सो देर आर सर्टन कैटेगरीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना. So let's see a question on this. So red data books published by IUCN contains list of, first one is endemic plants and animal species present in biodiversity hotspots. तो ये जो question है आपका conceptual clarity देखना चाहता है. It is saying endemic plants. Endemic plants and animals कौन से होते हैं जो उसी area में पाए जाते हैं. ये हम already discuss कर चुके हैं. Endemic plants and animals are species which are found specifically in दैट एरिया ओनली. अगर हम बोले एंडेमिक टू इंडिया दैट मीन्स सिर्फ इंडिया में मिलेगा. तो क्या IUCN हमें ये बताता है? नो. IUCN हमें क्या बताता है? जो थ्रेटेंड है वो ये बताएगा कि इंडिया के ये वाले प्लांट्स जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये वाले एनिमल्स जो है वल्नरेबल है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू टेल अस दैट विच ऑल स्पीशीज आर एंडेमिक. सो दैट इज़ वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वी हैव थ्रेटन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ के बारे में बताता है. सो दिस इज़ करेक्ट. येस, वो थ्रेटन प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज़ के बारे में ही बताता है. फाइनली, प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो डज इट टॉक अबाउट साइट्स कि कहाँ कंजर्वेशन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? तो नो, इट डज गिव अस डेटा कि कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, ताकि हम जहाँ कम है वहाँ पे अपने एफर्ट्स बढ़ा सके. बट इट डजंट टेल अस कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे कंजर्वेशन चल रहा है और कौन से एरियाज़ में नहीं चल रहा है. सो थर्ड इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B2 ओनली. मूविंग फॉरवर्ड, कुछ स्पीशीज़ है इंडिया के जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स हु ट्राई टू रिमेंबर ऑल द स्पीशीज़ के सारे हम जितने याद करना चाहे कर लें, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो फाइनली दे गिव अप और वो सोचते हैं एक क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो वी लीव इट. सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन दिस इज़, जो मैंने भी फॉलो किया था, वो यही है कि आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है वो एक बार याद कर लीजिए क्योंकि काफ़ी कम है ये. एंड देन उसके अलावा जो होंगे वो मैक्सिमम जो है एंडेंजर्ड होंगे. एंड उसके अलावा अगर और भी है कुछ तो यू वोंट बी एबल टू, देन यू कैन लीव. बट दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्योंकि इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि या तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगे या फिर एंडेंजर्ड होंगे. सो लेट्स सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन से हैं. तो जो मैमल्स हैं उनमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन से हैं? कोंडाना रैट, वी हैव मालाबार सिविट, कश्मीरी स्टैग, एंड देन वी हैव रिवर डॉल्फिन. तो कश्मीरी स्टैग को हम हंगूल भी बोलते हैं. दीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स. नेक्स्ट वी हैव एंथ्रोपॉड्स में कौन सा है? तो रामेश्वरम पैराशूट स्पाइडर एंड पीकॉक ट्रांटुला आर critically endangered anthropods. Then fishes में we have Pucorde lake barb, Ganga river shark and Pondicherry shark which are critically endangered fishes. And we have critically endangered amphibians and reptiles में घड़ियाल जो है critically endangered है, white spotted bush frog and toad skin frog. These are types of critically endangered species in India. इसके अलावा अब मैं अगर टाइगर बोलूँ आपको तो that is endangered and that is not critically endangered. Okay, so for example सांगाई भी काफ़ी ज़्यादा आता है तो that is also endangered and not critically endangered. तो ये थोड़ा आपको easy कर देता है. Okay, so next we have traffic. Traffic क्या है? द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क. तो इसी ट्रेड से रिलेटेड हमने साइट्स भी देखा था और ये एक नेटवर्क है जो कि हेल्प करता है कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पे हम अगर इलीगल एक्टिविटीज़ हैं तो इंस्टेंटली इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ऐसे ट्रेड को रोक सके. सो दिस इज़ अ जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम बिटवीन WWF एंड IUCN. और WWF किसने बनाया है? तो दैट वाज आल्सो फॉर्म्ड बाय IUCN इटसेल्फ. IUCN ने WWF बनाया एंड IUCN प्लस WWF टुगेदर हैव फॉर्म ट्रैफिक सो दैट वाइल्ड लाइफ ट्रेड को मॉनिटर किया जा सके. This is an NGO and this is not a UN body and this is not an intergovernmental body. It is a non-governmental organization.
नेक्स्ट, इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन रिसेंट ईयर्स जो है ट्रैफिक ने हेल्प किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में. एंड व्हाट इज़ द गोल? सो इट्स वेरी सिंपल कि जो ट्रेड है वाइल्ड प्लांट्स या एनिमल्स का, वो थ्रेटन नहीं करना चाहिए उनके कंजर्वेशन को. So we have this previous year question on traffic. So the question reads, consider the following statements with respect to traffic. Traffic is a bureau under UNEP. तो हमने अभी पढ़ा था UNEP नहीं है. What is it? It's WWF and IUCN. So the first statement is incorrect. बहुत ही direct question आया, right? The next is, the mission of traffic is to ensure that trade in wild plants and animals is not threat to their conservation. So this is correct. So the answer is B, 2 only. नेक्स्ट वी हैव सर्टेन कन्वेंशन जो कि हजार्डस मटेरियल से रिलेटेड है. तो ये कन्वेंशन जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये आप साथ में याद कर सकते हो एक साथ कि ये 4 कन्वेंशंस है जो कि हजार्डस मटेरियल से रिलेटेड है. आगे आपको और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है याद करने में कि अच्छा ये क्या था. सो विच आर दीज? सो द फर्स्ट वन इज़ बेसल कन्वेंशन. एक जो है बेसल नॉर्म्स है वो इकोनॉमिक्स में आता है, जो हम पढ़ते हैं बैंकिंग नॉर्म्स बाय बेसल. सो दैट इज़ बेसल नॉर्म्स, बट दिस इज़ बेसल कन्वेंशन जो कि एनवायरनमेंट का हजार्डस मटेरियल से रिलेटेड है. नेक्स्ट वी हैव रोटरडैम कन्वेंशन, देन वी हैव स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड फाइनली मिनेमाटा कन्वेंशन. ये चारों जो हैं वो हजार्डस मटेरियल से रिलेटेड हैं. सो यू कैन रिमेंबर इट एज ब्रॉसम, BROSM. सो ब्रॉसम इज़ व्हाट? बेसल, रोटरडैम, स्टॉकहोम एंड मिनेमाटा, ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू हजार्डस मटेरियल्स. सो फर्स्ट वन इज बेसल. बेसल को समझेंगे. सो बेसल कन्वेंशन जो है उसमें आपको ये वाला पिक्चर याद रखना है, नॉट इन माई बैकयार्ड. तो क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं एंड उसका उन इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेज देते हैं, लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेज देते हैं एंड पैसे दे देते हैं दैट वील गिव यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, बट आप अपने एरिया में ये सारा जो है वेस्ट वो डिस्पोज करिए. एंड बिकॉज जो लीस्ट डेवलपिंग नेशंस है दे फील कि हम इस वेस्ट मटेरियल को मे बी यूज़ कर पाएंगे या वी नीड दिस मनी, सो दे टेक दैट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज. बट दिस डंपिंग इज़ नॉट हेल्दी फॉर द एनवायरनमेंट ऑफ द लेस डेवलपिंग कंट्रीज. इसलिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था पब्लिक से विच वॉज नॉट इन माई बैकयार्ड, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज जो अपना वेस्ट है वो नहीं डंप कर सकती हमारे बैकयार्ड में. सो बेसल कन्वेंशन इज़ फॉर व्हाट? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट. तो जो हजार्डस वेस्ट है उसका ट्रांस बाउंड्री, यानी कि एक कंट्री की बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में अगर जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बेसल कन्वेंशन है. बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग पब्लिक रेजिस्टेंस हुआ था क्योंकि जो हजार्डस वेस्ट है वो डिस्पोज हो रहा था इन द बैकयार्ड्स ऑफ लेस डेवलपिंग कंट्रीज एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज नॉट इन माई बैकयार्ड सिंड्रोम. सो दिस वॉज अडॉप्टेड फाइनली इन 1989, जिसमें डिसाइड हुआ कि आप ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज़ टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट बिटवीन नेशंस. All the countries have ratified it, but there are 2 countries which have not ratified. So we have Haiti and United States, जिन्होंने साइन तो किया कन्वेंशन बट इसको रैटिफाई नहीं किया है. और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि सारे हजार्डस वेस्ट को ये एड्रेस करता है एक्सेप्ट जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ होता है, उस वेस्ट को ये कंसिडर नहीं करते हैं. फिर ये एक अमेंडमेंट हुआ है 2019 में जिसने इस अग्रीमेंट को लीगली बाइंडिंग कर दिया है सो दैट जो प्लास्टिक वेस्ट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस अभी इंक्रीज़ हो गया था इन रीसेंट ईयर्स रिगार्डिंग प्लास्टिक वेस्ट. तो जो प्लास्टिक वेस्ट है वो बिल्कुल भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए एंड दिस इज़ लीगली बाइंडिंग विच वॉज एडेड इन 2019 अमेंडमेंट ऑफ द बेसल कन्वेंशन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कमिंग इन योर एग्जाम. नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे रोटरडैम कन्वेंशन. तो आप इस फिगर से देख सकते हैं कि UNEP प्लस FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके रोटरडैम कन्वेंशन स्टार्ट किया है. दिस टॉक्स अबाउट शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगेन दिस इज़ अबाउट हजार्डस वेस्ट. दिस वाज अडॉप्टेड इन 1998 और ये क्या करता है, कवर करता है पेस्टिसाइड्स और जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो कि बैन हो गए हैं या फिर जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हमें बाय रिसर्च एंड बाय इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट हमने रियलाइज़ किया कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं या ये जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए इनको बैन कर दिया गया. बट स्टिल फॉर इकोनॉमिक पर्पस जो है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ इन्हीं को यूज़ कर रही हैं अभी भी.
तो इन बैंड जो पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, इनको स्ट्रिक्टली जो है हमें इम्प्लीमेंट करना है. दैट इज़ वाई वी हैव रोटरडैम कन्वेंशन, जो कि इम्प्लीमेंट करता है ये बैंड पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के यूज़ को. तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में बात की जाती है इन रोटरडैम कन्वेंशन. तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है? तो लीगली बाइंडिंग एक ऑब्लिगेशन है कि अगर आप कुछ भी पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो कि बैंड है या सिवियरली रेस्ट्रिक्टेड है, तो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी होगी अपने यूज़र्स को कि हमने ये यूज़ किया है, एंड दिस इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन यू. सो दैट इज़ वाई प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट was added in the Rotterdam Convention. This procedure is voluntary. PIC का procedure voluntary है और this was initiated by UNEP and FAO, which we have already discussed. And this convention covers what? Pesticides and industrial chemicals that have been banned. Next we have Stockholm Conventions on POP. POP क्या है? तो persistent organic pollutants को हम बोल रहे हैं POP, and this is also under UNEP and FAO. तो आपको समझना है सबसे पहले कि पीओपी क्या होते हैं. तो परसिस्टेंट, नाम में ही है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. एंड वाई आर दे कॉल्ड परसिस्टेंट? क्योंकि ये जो है डिग्रेड नहीं होते हैं जल्दी, बहुत टाइम तक ये एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये हमारे सिस्टम में घुस जाते हैं इन फॉर्म्स ऑफ फैटी टिश्यूज़, एंड दे लिव इनसाइड दी ऑर्गेनिजम्स एंड दे अक्यूमुलेट. बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इनिशियल क्लासेस में. तो जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं उनको एनवायरनमेंट से हटाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो इनको डील करने का यही एक सोल्यूशन है कि आप इनका यूज़ लिमिट करके फेज वाइज मैनर में ख़त्म कर दें. तो स्टॉकहोम कन्वेंशन डील्स विद पीओपी, दैट इज़ persistent organic pollutants. And then we have Stockholm Conventions on persistent organic was adopted in 2001. So this was adopted in 2001 and initially जो है 12 POPs थे, but अब recently 9 more are added. और जो ये POPs हैं इनको हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है. कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं और कुछ जो है बाई प्रोडक्ट्स हैं. लास्ट वी हैव मिनीमाटा कन्वेंशन. सो मिनीमाटा कन्वेंशन इज़ फॉर मर्करी. सो वी कैन सी UNEP का है मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, एंड दिस वॉज बिकॉज जो मर्करी है दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स. मर्करी इज़ ऑल्सो फाउंड इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट में ह्यूमन्स भी मर्करी को इंड्यूस करते हैं, ह्यूमन्स भी रिलीज़ करते हैं इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. तो जो मिनीमाटा कन्वेंशन है वो एड्रेस करता है एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ मर्करी, और जो ये मर्करी का रिलीज़ है इसको कम करना, क्योंकि मिनीमाटा जो है एक डिजीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मर्करी इन आवर बॉडीज़. सो दिस वाज अडॉप्टेड इन 2013 इन जापान, एंड ये कंट्रोल करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ मर्करी को. इट डज़ नॉट इंक्लूड जो नेचुरली अकरिंग मर्करी है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस. एंड फाइनली मर्करी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक मेटल्स, एंड दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इसको रोकें. एंड इट कॉजेज मिनीमाटा डिजीज़. मिनीमाटा डिजीज़ में जो है ब्रेन के फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाते हैं, एंड जो एक्टिविटीज़ होती हैं लोगों की काफ़ी ल्यूनेटिक हो जाती हैं, एंड दे इवेंचुअली die of this. So that is why Minamata disease is very very deadly, and it is caused directly by accumulation of mercury in our system. So these were 4 important conventions which are related to hazardous metals. So this was very important. So that is all for today's lecture. I hope you will remember all the conventions that we have discussed. आगे कुछ और conventions बचे हैं जो हम next lecture में डिस्कस करेंगे. कीप रिवाइजिंग ऑल द लेक्चर्स दैट वी हैव डन एंड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू टुमारो.